अफगानिस्तान में तालिबान की फतह के बाद मुस्तकबिल के लाएअमल पर सवालात उठ रहे हैं। तालिबान मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए दुनिया को यकीन दहानी कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बदल गए हैं। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक, खासतौर पर खवातीन के हुकूक की पासदारी की यकीन दहानी भी करा रहे हैं। ये तासुर भी दे रहे हैं कि माजी की तरह खाना जंगी का माहौल रोकने की कोशिश की जाएगी, मगर खदशात बहरहाल मौजूद हैं और इन खदशात की एक पूरी तारीख है। 90 की दिहाई में सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो अफगानिस्तान किस तरह खाना जंगी में मुब्तला हुआ और इस खाना जंगी से अफगान तालिबान ने कैसे जन्म लिया और अफगानिस्तान किस तरह दहशतगर्दों के लिए एक पनाहगाह बन गया, इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए पहले हमें अफगानिस्तान में रहने वाले मुख्तलिफ लिसानी ग्रुप्स का जायजा लेना होगा। अफगानिस्तान में सबसे बड़ी आबादी पश्तूनों की है, जो एक अंदाजे के मुताबिक अफगानिस्तान की आबादी का 40 से 50% है, जिसके बाद ताजिक अवाम की एक बड़ी आबादी अफगानिस्तान में मौजूद है। इसी तरह हज़ारा बिरादरी, उज़्बेक, तुर्क और दीगर अक़लियती गिरोह भी अफगानिस्तान में दहाइयों से रिहाइश पजीर हैं। साथ ही कुछ अहम किरदारों का जिक्र ज़रूरी है जो बिलवास्ता या बिलावास्ता इस खाना जंगी की तारीख का हिस्सा रहे, जिसमें अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह ज़ाहिर शाह और अपने चचाजाद भाई यानी ज़ाहिर शाह का तख्ता उलटकर अफगानिस्तान के बादशाही निज़ाम का खात्मा करने वाले अफगानिस्तान के साबिक सदर दाऊद खान शामिल हैं। साथ ही सोवियत यूनियन के सदर मिखाइल गोर्बाचोव, उसके अलावा मुजाहिदीन के एक गिरोह के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार, मुजाहिदीन के दूसरे गिरोह के अहम कमांडर अहमद शाह मसूद, कम्युनिस्ट जनरल रशीद दोस्तम, अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत के आखिरी सदर डॉक्टर नजीबुल्ला, एक आम मुजाहिद से लेकर तालिबान की तहरीक को जन्म देने वाले मुल्ला उमर और रूस के खिलाफ जंग में मुजाहिदीन की मदद करने वाला एक सऊदी शहरी जो बाद में दुनिया का सबसे मतलूब दहशतगर्द बन गया, यानी उसामा बिन लादेन। ये तमाम किरदार किसी न किसी तरह अफगानिस्तान की खाना जंगी का बाइस बने और अफगानिस्तान की खाना जंगी को समझने के लिए हमें तकरीबन 50 साल पहले से शुरुआत करनी पड़ेगी। 1973 में दाऊद खान ने अपने चचाजाद भाई और अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह ज़ाहिर शाह का तख्ता उलट दिया और अफगानिस्तान में दहाइयों पर मुहित बादशाही निज़ाम का खात्मा कर दिया। दाऊद शाह ने बाएं बाजू की अक़लियती जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर अफगानिस्तान में हुकूमत कायम की और अफगानिस्तान को जमहूरी मुल्क की हैसियत देने का दावा किया, मगर बहुत जल्द ही अफगानिस्तान में सोवियत हिमायत याफ्ता लीडरशिप और उसके मुख्तलिफ धड़े आपसी इख्तलाफात और इक़्तिदार की लालच में उलझ पड़े। दाऊद खान ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन किया और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप ने सोवियत यूनियन की हिमायत से दाऊद खान के खिलाफ ही बगावत कर दी। 1978 में दाऊद खान को ख़ानदान समेत कत्ल कर दिया गया और इस इनकलाब के नतीजे में नूर मोहम्मद तरकई अफगानिस्तान के हुक्मरान बन गए और यहाँ से अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत का आगाज़ हुआ, जिससे अफगानिस्तान का मजहबी तबका खुश नहीं था। मगर एक साल के अंदर अंदर नूर अहमद तरकई अंदरूनी इनकलाब का निशाना बन गए और उनके नायब वज़ीर आज़म हफीज़ुल्लाह अमीन ने 1979 में अफगानिस्तान की कमान खुद संभाल ली और नूर मोहम्मद तरकई को कत्ल करवा दिया गया। सोवियत यूनियन इस इक़दाम पर सीखपा हो गया और उसे यह खौफ लाहक हुआ कि हफीज़ुल्लाह अमीन उसके कैंप से निकलकर अमेरिका के कैंप में जाने की हिकमत अमली बना रहा है और नतीजतन सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में अपने हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स और हज़ारों फौजियों के साथ दाखिल हो गया। हफीज़ुल्लाह अमीन को कत्ल कर दिया गया और फिर बबरक करमल को अफगानिस्तान की कमान दे दी गई। मगर तारीख़ी लिहाज से अफगानिस्तान को जो भी फतह करने आया उसे आखिर में सिर्फ रुसवाई नसीब हुई और फिर हुआ भी यही। सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में मौजूदगी के खिलाफ अफगान अवाम का एक बागी गिरोह उभर कर सामने आया, मगर उसके पास सोवियत यूनियन जैसी ताकत के खिलाफ लड़ने के वसाइल मौजूद नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद ये बागी ग्रुप जो मुजाहिदीन के नाम से मशहूर हो रहा था, वो सोवियत यूनियन के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत तस्वुर किया जा रहा था। अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग उरूज पर थी और इस सूरत हाल ने अमेरिका को मौका फराहम कर दिया कि वो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से वियतनाम जंग का बदला ले और अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को फंड करने की हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। लेकिन अमेरिका इस पूरे मामले को खुफिया रखना चाहता था, इसलिए उसने कई ममालिक और कई मुस्लिम ममालिक का तामुल लेना शुरू कर दिया, जिसमें सऊदी अरब और अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान शामिल था। सऊदी अरब ने अफगान जिहाद की माली मदद पर रजामंदी जाहिर कर दी। अमेरिका ने खुद भी माली मदद की और जितना पैसा अमेरिका जिहाद के लिए देता, सऊदी अरब भी उसमें अपना हिस्सा भरपूर अंदाज में डालता और पाकिस्तान ने मुजाहिदीन तक पैसे और असलिहा पहुँचाने की जिम्मेदारी संभाल ली। 1981 में अमरीकी CIA का अफगान प्रोग्राम, जिसका खर्चा $3 करोड़ था, वो 1984 में बढ़कर $20 करोड़ हो गया और सऊदी अरब ने उसमें अहम किरदार अदा किया। और फिर अफगान मुजाहिमत ने ऐसी शक्ल इख्तियार की कि खुद अमरीका भी हैरान रह गया। कुछ ही अरसे में अफगान मुजाहिदीन ने हज़ारों सोवियत फौजियों को कत्ल कर दिया। सोवियत यूनियन की फ़ौज को ऐसी हलाकतों का सामना करना पड़ा कि कई लाशें टुकड़ों में वापस ले जानी पड़ी और इस मुजाहिमत को देखते हुए सोवियत यूनियन ने फौजी तैनाती बढ़ा दी। मगर अफगानिस्तान में भी मुजाहिदीन की तादाद में इजाफा हो रहा था। अमेरिका और सऊदी अरब की हिकमत अमली से दुनिया भर से
हज़ारों रज़ाकार अफगानिस्तान और पाकिस्तान पहुंचे ताकि वो अफगान जिहाद का हिस्सा बन सकें और इन रज़ाकारों में एक सऊदी अमीर शहरी उसामा बिन लादेन था। 1981 और 1982 के दरमियान उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में इन मुजाहिदीन के साथ मिल गया जो सोवियत यूनियन को निकालना चाहते थे। उसामा बिन लादेन ने इन मुजाहिदीन को फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में मदद फराहम करना शुरू कर दी। और उसामा बिन लादेन की आमद के हवाले से पाकिस्तान के साबिक DGI हमीद गुल और अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म अहमद शाह अहमद ज़ई का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। उसामा बिन लादेन ने गोला बारूद जमा करने के लिए पहाड़ों पर तामीरात शुरू की, गार बनाए, सड़कें बनाई और वो बहुत फराख दिली से पैसे खर्च करते थे और तमाम मुजाहिदीन में उन्हें पजीराई हासिल थी। जब उसामा बिन लादेन हमारे साथ थे तो हमारी मदद करते थे, गरीबों, बेवाओं और यतीमों की मदद करते थे, जरूरतमंदों के लिए फंड इकट्ठा करते थे। हमें उसामा बिन लादेन से कोई मसला नहीं था। मगर उस वक्त भी किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि उसामा बिन लादेन मुस्तकबिल में जाकर दुनिया के लिए कितना बड़ा मसला बन सकता है। और अफगान सोवियत जंग के दौरान अमेरिका को भी अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का इल्म था, लेकिन अमेरिका उसामा बिन लादेन को एक खतरे के तौर पर नहीं देख रहा था। इस हवाले से खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसर माइकल शोया ने एतराफ़ किया और कहा कि इस वक्त उसामा बिन लादेन फरिश्तों की तरफ था और रूसियों को मार रहा था, इसलिए हमने उस वक्त उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब हमने पहली दफ़ा उसामा बिन लादेन का सुना तो वो उस वक्त पाकिस्तान के कैंप्स में अफगान मुहाजिरीन की देखभाल में मसरूफ़ थे और फिर हमने सुना कि वो अफगानिस्तान आ गए हैं और अरब यूनिट की सरबराही कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त उसामा बिन लादेन फरिश्तों की तरफ थे और रूसियों को मार रहे थे, तो हमने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर अहम बात यह है कि अमेरिका उस वक्त उसामा बिन लादेन को फंड नहीं कर रहा था। उसामा बिन लादेन अपनी फंडिंग के साथ अफगानिस्तान में अरब यूनिट की सरबराही कर रहा था। फिर सोवियत यूनियन और मुजाहिदीन के दरमियान जारी इस जंग ने लाखों की तादाद में अफगान लोगों को मुहाजिरीन में बदल दिया और उनकी अक्सरियत पाकिस्तान की तरफ पाक अफगान सरहद के इतराफ पनाहगाहों में रहने लगी। और फिर सऊदी फंडिंग से पाक अफगान सरहद पर सैकड़ों मदारिस बनाए गए ताकि अफगान मुहाजिरीन के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा सके। मगर मकसद इन मदारिस के जरिए मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देना थी, जिसका एतराफ़ पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ और फौज के साबिक तर्जुमान मेजर जनरल शौकत सुल्तान ने किया। कुछ इलाकों में इन मदारिस को लोगों को तरबियत देने और जिहादियों को अफगानिस्तान भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया। मगर अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान की हिमायत के बावजूद ये जंग सोवियत यूनियन के हक में जाने लगी, क्योंकि सोवियत यूनियन ने अफगान मुजाहिदीन की कमजोरी पकड़कर अपनी हिकमत अमली बदल दी थी और अपने जंगी तैयारों से फ़िज़ाई हमलों में इजाफा कर दिया था और अफगान मुजाहिदीन के पास तैयारों को मार गिराने वाले हथियार मौजूद ही नहीं थे। और फिर अमेरिका ने भी अपनी हिकमत अमली बदल दी और अफगान मुजाहिदीन को स्टिंगर मिसाइल जैसा असलहा फराहम कर दिया और उसकी ट्रेनिंग भी दे दी। स्टिंगर एक एंटी एयरक्राफ्ट असलहा है जिसका निशाना ना चूकने वाला और इस्तेमाल इंतहाई आसान था। और 1986 में अफगान मुजाहिदीन ने पहली मरतबा स्टिंगर का इस्तेमाल किया और पहले हमले में ही सोवियत जंगी तैयारा गिर कर तबाह हो गया। और यहाँ से अफगान सोवियत जंग का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। सोवियत फौज को स्टिंगर हमलों ने इतना खौफजदा कर दिया कि सोवियत जंगी तैयारों ने लो एल्टीट्यूड यानी निचली सतह पर फिजाई गश्त करने से ही इनकार कर दिया और यहाँ से अफगान मुजाहिदीन की जीत के रोशन आसार नजर आना शुरू हो गए। सोवियत यूनियन के सदर मिखाइल गोर्बाचोव पर फौजियों की बढ़ती हलाकत का दबाव आना शुरू हुआ और 3 साल बाद यानी 1989 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान से मुकम्मल वापसी का ऐलान कर दिया और 10 साला सोवियत जंग का अख्तिताम अफगानिस्तान में हुआ। और इस 10 साला जंग में पहले से मुआशी सतह पर नाकामी का सामना करने वाली सोवियत यूनियन को मजीद मुआशी नुकसानात का सामना करना पड़ा। कम्युनिज्म सोवियत यूनियन समेत पूरी दुनिया में जवाल की तरफ जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अफगानिस्तान ही को उठाना पड़ा। इस जंग में 15 लाख अफगानी मारे गए। अफगानिस्तान भी मुआशी और मुआशरती लिहाज से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान में जश्न का समा था, क्योंकि अवाम में ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि देर पा जंग और तनाज़ात के बाद अब अफगानिस्तान में अमन आएगा। उसामा बिन लादेन जो मुजाहिदीन की मदद के लिए आए थे वो अपने मुल्क वापस चले गए, मगर अफगान मुजाहिदीन और सोवियत यूनियन के दरमियान जंग के खात्मे के बावजूद अफगानिस्तान में जंग का खात्मा नहीं हो सका। सोवियत जंग का खात्मा अफगानिस्तान में एक ना ख़त्म होने वाली जंग का आगाज़ था। 1989 में सोवियत यूनियन तो वापस चला गया, मगर अफगानिस्तान में डॉक्टर नजीबुल्लाह की सरबराही में कम्युनिस्ट हुकूमत मौजूद थी। अमेरिका और इत्तेहादी समझ रहे थे कि यह हुकूमत 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, मगर ये 3 साल तक बरकरार रही और मुजाहिदीन जो सोवियत यूनियन के खिलाफ मुत्तहिद थे वह अब काबुल के कंट्रोल की जंग में एक दूसरे के आमने सामने आ गए और आपस में भी लड़ने लगे। नजीबुल्लाह की हुकूमत गिराने के लिए और काबुल पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मुजाहिदीन मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो गए और मुख्तलिफ धड़ों को मुख्तलिफ ममालिक की हिमायत हासिल थी। यहाँ मुजाहिदीन समेत कुछ धड़ों और उनके सरबराहों का जिक्र ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से अफगानिस्तान में खाना जंगी का आगाज़ हुआ। बुरहानुद्दीन रब्बानी की जमीयत इस्लामी एक तरफ थी, जिसके कमांडर अहमद शाह मसूद को सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में सबसे अहम कमांडर का तस्वुर किया जाता था, और पाकिस्तान की हिमायत से मुजाहिदीन का दूसरा गिरोह हिज़्ब इस्लामी
गुलबदीन हिकमत यार के साथ दूसरी तरफ था। ये दोनों गिरोह आपस में भी लड़ रहे थे और नजीबुल्लाह की हुकूमत के खिलाफ भी लड़ रहे थे। और यहाँ एक और किरदार का जिक्र भी ज़रूरी है, जिनका नाम अब्दुल रशीद दोस्तम है, जो शुरू में एक कम्युनिस्ट थे और 1991 तक डॉक्टर नजीबुल्लाह के मातहत मुजाहिदीन के खिलाफ एक मुनज़्ज़म फौजी मुहिम चला रहे थे। और उनकी कमांड में ज़्यादातर उज़्बेक और दीगर लिसानी अक़लियतों की फ़ौज थी। मगर 1991 में जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुई तो नजीबुल्लाह की हुकूमत लड़खड़ाने लगी और 1992 में जनरल रशीद दोस्तम नजीबुल्लाह के कैंप से निकलकर मुजाहिदीन के कैंप में आ गए और उन्होंने अपनी जमात जुम्बिश इस्लामी कायम की और एक आज़ाद जंगजू के तौर पर उभर कर सामने आए। अहमद शाह मसूद और रशीद दोस्तम ने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर अफगानिस्तान के बगराम बेस पर कब्जा कर लिया और वो काबुल से 70 किलोमीटर की दूरी पर थे। और इसी दौरान नजीबुल्लाह की अपनी फ़ौज भी तंग आ गई थी, अंदर से बगावत होने लगी। नजीबुल्लाह ने किनारा कशी इख्तियार की और नजीबुल्लाह की कमांड में रहने वाले जर्नलों ने अहमद शाह मसूद को इत्तेहादियों समेत दावत दी कि वह अफगानिस्तान के सरबराह के तौर पर काबुल आ जाए ताकि इख्तियार उन्हें सौंप दिया जाए। लेकिन अहमद शाह मसूद ने काबुल के शुमाल में अपनी फ़ौज तैनात कर दी और कहा कि उस वक्त तक दारुल हुकूमत में ना दाखिल हो जब तक कोई सियासी हल नहीं निकलता। फिर अहमद शाह मसूद ने पेशावर में जिला वतन रहने वाली अपनी सियासी क़यादत को एक पॉलिटिकल सेटलमेंट निकालने के लिए कहा जो तमाम पार्टीज़ के लिए काबिल कबूल हो। मगर इसी दौरान हिज़्ब इस्लामी के गुलबदीन हिकमत यार अपनी इत्तेहादियों के साथ मगरबी और मशरकी रास्तों से काबुल की तरफ बढ़ रहे थे। अहमद शाह मसूद ने हिकमत यार को पैगाम भेजा कि वो ऐसा ना करें, मगर हिकमत यार ने वाज़े कर दिया कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो काबुल की तरफ मार्च करते रहेंगे। जहाँ एक तरफ बातचीत का माहौल बनाया जा रहा था तो उसी वक्त मैदान में लड़ाई चल रही थी। इसी दौरान पेशावर मुआहदे के तौर पर एक सेटलमेंट का ऐलान हुआ जिसके तहत अफगानिस्तान में एक उबूरी हुकूमत कायम होगी और इस हुकूमत के उबूरी सदर 28 अप्रैल 1992 से 28 जून 1992 तक सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी होंगे और फिर उसके बाद 28 अक्टूबर 1992 तक जमीयत इस्लामी के बुरहानुद्दीन रब्बानी इस उबूरी हुकूमत के सदर होंगे और 1992 में कौमी शूरा एक उबूरी आइन बनाएगी और 18 माह के लिए एक उबूरी हुकूमत कायम करेगी जिसके बाद इलेक्शन होंगे। पेशावर मुआहदे में अहमद शाह मसूद को मुजद्दिदी की उबूरी हुकूमत का वज़ीर दिफा बनाया गया और हिज़्ब इस्लामी के गुलबदीन हिकमत यार को वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया गया। मगर हिकमत यार ने किसी मखलूक हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। फिर गुलबदीन हिकमत यार ने काबुल पर सैकड़ों रॉकेट फायर किए और यहाँ से खाना जंगी ने जोर पकड़ लिया। काबुल शहर राख का ढेर बन गया, कई लोग मारे गए, कई इलाका छोड़कर चले गए, मुख्तलिफ ग्रुप अपनी वफादारियाँ बदलते रहे। रशीद दोस्तम ने भी हिकमत यार का कैंप ज्वाइन कर लिया और मुजाहिदीन के नए ग्रुप भी काबुल की तरफ मार्च करने लगे। काबुल को कंट्रोल करने की जंग ने हज़ारों अफगान शहरियों की जान ले ली। फिर 1993 में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर मक्का में एक और मुआहदा करवाया जिसमें बुरहानुद्दीन रब्बानी को फिर से सदर बनाया गया और गुलबदीन हिकमत यार जिन्हें वज़ीर आज़म बनाया गया था उनके मातहत 15 दिनों में एक नई हुकूमत बनाने पर इत्तफाक किया गया। अफगान रहनुमाओं ने काबा में कसम उठाई कि वो इस मुआहदे की पासदारी करेंगे, मगर उस पर भी इत्तफाक ना हो सका। हिकमत यार को काबुल में घुसने नहीं दिया गया और फिर खाना जंगी ने दोबारा शिद्दत पकड़ ली और अमेरिका ये सब कुछ खामोशी के साथ देखता रहा क्योंकि अपने हरीफ सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में कोई मुफाद ही नजर नहीं आ रहा था। काबुल में जारी जंग पूरे अफगानिस्तान में फैल गई, अमेरिका तमाशा देखता रहा और अफगानिस्तान मुजाहिदीन के ग्रोहों के दरमियान ताकत की जंग का मरकज बना रहा और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ मुजाहिदीन के कंट्रोल में थे और हर इलाके का एक अलग कानून था। मुख्तलिफ और लॉर्ड्स अब इलाकों के गुंडे बदमाश बन गए थे और अफगान शहरियों का इस्तेहसाल हो रहा था। लेकिन अफगानिस्तान में अफगान शहरियों में गम गुस्से की लहर उस वक्त उठी जब 1994 में कदहार में मकामी अफगान मुजाहिदीन ने 2 कम उम्र लड़कियों को अगवा किया और अपने कैंप में उन कम सिन लड़कियों का रेप कर दिया और इंसाफ के लिए उस गांव के लोगों ने एक शख्स की तरफ रुख किया जिसका नाम था मुल्ला उमर। मुल्ला उमर एक मकामी मस्जिद के इमाम थे जिन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ होने वाली जंग में हिस्सा लिया था और इलाकाई सतह पर मुल्ला उमर की सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में बहादुरी के किस्से मशहूर थे। उमूमी तौर पर यह कहानी मशहूर थी कि सोवियत यूनियन के हमले में उनकी एक आंख भी मुतासिर हुई और जब मुल्ला उमर की एक आंख अपनी जगह से निकलकर लटक रही थी तो मुल्ला उमर ने उसे अपने हाथों से निकालकर बाहर फेंका और सोवियत फौज का मुकाबला किया। मगर सोवियत यूनियन के जाने के बाद मुल्ला उमर भी वापस अपने गाँव चले गए और अपनी मजहबी तालीमात जारी रखी। लेकिन 1994 में जब कंधार में लड़कियों के अगवा और ज़्यादती का मामला सामने आया तो मुल्ला उमर ने 30 तलबा और असलहे के साथ उस कमांडर के बेस पर हमला किया। उसके कब्जे से लड़कियों को आज़ाद करवाकर कमांडर की लाश को टैंक पर लटका दिया और मकामी लोगों ने मुजाहिदीन के खिलाफ मुल्ला उमर की इस छोटी सी फौज को एक उम्मीद के तौर पर देखना शुरू कर दिया और यहीं से तालिबान ने जन्म लिया। मुल्ला उमर को ये यकीन होने लगा कि इन मुजाहिदीन के खिलाफ उन्हें खुदा ने चुना है जो अफगानिस्तान की खाना जंगी के जिम्मेदार हैं और मुल्ला उमर जो एक इलाकाई मौलवी और साबिक सोवियत मुखालिफ मुजाहिद थे जिन्हें कोई जानता तक नहीं था, वो रातों रात एक कौमी रहनुमा के तौर पर उभरना शुरू हो गए और लोगों ने उनके लश्कर में शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दी। और मुजाहिदीन के खिलाफ उभरने वाली मुल्ला उमर की तालिबान तहरीक का सिर्फ एक दावा था कि अफगानिस्तान में अमन को बहाल किया जाए,
लोगों को गैर मुसल्लह किया जाए और अफगानिस्तान में सख्त मजहबी उसूलों के साथ हुकूमत कायम की जाए। और 1994 में मुल्ला उमर की क़यादत में तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार का सिर्फ 2 दिन में कंट्रोल हासिल कर लिया। फिर इसी दौरान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर ने तालिबान को अवर वॉइस करार दिया। कयास आराइयाँ होती रहीं कि पाकिस्तान मुल्ला उमर की मदद कर रहा है, मगर बाद में पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ और DGI हमीद गुल ने इन खबरों की तरदीद की। साथ ही अफगान उमूर के माहिर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई ने भी कहा कि शुरू में पाकिस्तान का तालिबान से मुताल्लिक कोई किरदार नहीं था। बहरहाल मुल्ला उमर और तालिबान ताकतवर होते गए। कंधार में उन्होंने सोवियत यूनियन की तरफ से छोड़े गए असलहा, टैंक्स और जंगी तैयारी भी अपने कब्जे में ले लिए और फिर कई इलाकों में अफगान अवाम ने तालिबान को वेलकम किया और ये उम्मीद बांध कर वो अफगानिस्तान में अमन कायम करेंगे, उनको वेलकम किया। कई सूबे बगैर किसी जंग के अफगान तालिबान के कंट्रोल में चले गए और सिर्फ 3 महीने के अंदर तालिबान ने अफगानिस्तान के 31 सूबों में से 12 का कंट्रोल हासिल कर लिया। हज़ारों मदारिस के तलबा तालिबान की तहरीक में शामिल हुए और अफगानिस्तान के जनूबी इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने के बाद तालिबान ने अपनी निगाह काबुल की तरफ कर दी और 1995 में काबुल शहर के बाहर गुलबदीन हिकमतयार के हेडक्वार्टर्स का कंट्रोल हासिल कर लिया। मगर मुजाहिदीन का दूसरा गिरोह अहमद शाह मसूद भी काबुल के इर्द गिर्द मौजूद था और वो अहमद शाह मसूद ही थे जिन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल का ख्वाब पूरा होने नहीं दिया और अहमद शाह मसूद मुल्ला उमर के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर उभर कर सामने आए। सोवियत यूनियन के खिलाफ अहमद शाह मसूद के पास जो गोरीला जंग की महारत थी, तालिबान को उसका सामना करने में मुश्किल पेश आई। कई अफगान लिसानी गिरोहों के लिए अहमद शाह मसूद खाना जंगी और कत्ल आम के जिम्मेदार थे और कई के लिए वो तालिबान की बढ़ती ताकत को रोकने का वाहिद सहारा थे। अफगानिस्तान के जनूबी इलाके के लोग अहमद शाह मसूद के बदले मुल्ला उमर को तरजीह दे रहे थे और काबुल में अहमद शाह मसूद को हिमायत हासिल थी। 1995 में अहमद शाह मसूद को जब यह महसूस हुआ कि तालिबान किसी भी वक्त काबुल में घुस सकते हैं तो उन्होंने तालिबान पर पहले ही हमला कर दिया और तालिबान के 3000 लोग इस हमले में मारे गए और मुल्ला उमर को मजबूरन काबुल से अपनी फ़ौज पीछे हटानी पड़ी और ये तालिबान की तहरीक के लिए सबसे बड़ा धचका साबित हुआ। और फिर 1996 में कंधार के अंदर कई मजहबी रहनुमाओं के सामने मुल्ला उमर ने खुद को अमीरुल मोमिनीन के तौर पर पेश किया, जिससे तालिबान तहरीक के मकासद वाज़ेह होने लगे। 1996 में मुल्ला उमर की क़यादत में तालिबान ने दोबारा काबुल पर हमला कर दिया और सिर्फ 1 महीने में तालिबान ने 866 रॉकेट्स काबुल पर दागे, मगर उसके बावजूद अहमद शाह मसूद की फ़ौज तालिबान को काबुल पर कब्जा करने नहीं दे रही थी। खाना जंगी और तालिबान हमलों को देखते हुए अफगान हुकूमत के सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद ने अफगानिस्तान के पुराने साथी उसामा बिन लादेन से मदद मांगी। ख्याल यही था कि उसामा बिन लादेन आकर शायद 2 ताकतों के दरमियान कोई रास्ता निकालेंगे और उस वक्त उसामा बिन लादेन सूडान में मौजूद थे, जहां वो मुख्तलिफ अरब मुजाहिदीन को मुनज़्ज़म करने में मसरूफ़ थे। मगर 1996 में सूडानी हुकूमत ने उन्हें मुल्क छोड़ने का कहा और फिर इसी साल उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में आए। मगर उसामा बिन लादेन के आने के चंद महीने बाद तालिबान ने जलालाबाद का कंट्रोल हासिल कर लिया और अब उसामा बिन लादेन की इस नई पनाहगाह की सरबराही मुल्ला उमर के पास थी। शुरू में तालिबान और उसामा बिन लादेन के ताल्लुकात ठीक नहीं थे, क्योंकि तालिबान ने उसामा बिन लादेन को इस शर्त पर पनाह दी थी कि वो तालिबान के कंट्रोल में रहने वाले इलाकों में रहेंगे। लेकिन फिर तालिबान और उसामा बिन लादेन के ताल्लुकात बेहतर हुए और ख़ुद साबिक तालिबान लीडर का दावा है कि उसामा बिन लादेन ने मुल्ला उमर की तहरीक को तस्लीम किया। उसामा बिन लादेन को पहले लगता था कि तालिबान अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन बाद में उन्होंने एतराफ़ किया कि वो इस मामले पर गलती पर थे और कहा कि तालिबान अच्छे और मजहबी लोग हैं जो इस्लामी तरीक़ेकार की पैरवी करते हैं। और फिर उसामा बिन लादेन ने अपनी फंडिंग से काबुल में रहने वाले कमांडर को रिश्वत देकर सरेंडर करवाया। 26 सितंबर 1996 में तालिबान भारी हथियार के साथ काबुल में दाखिल हुए और अहमद शाह मसूद को एहसास हुआ कि इस बार वो तालिबान का हमला नहीं रोक सकते, इसलिए वो अपनी फ़ौज के साथ इस हिकमत अमली के साथ पीछे हटे कि किसी मुनासिब दिन दोबारा जंग लड़ी जाएगी। और जिस रात तालिबान काबुल में दाखिल हुए उस रात उस शहर में मुकम्मल खामोशी थी। काबुल के लोग समझ रहे थे कि अब वो अमन से रहेंगे, मगर कुछ ही घंटों में उनका यह ख्याल गलत साबित हुआ। तालिबान ने कम्युनिस्ट लीडर और अफगानिस्तान के साबिक सदर डॉक्टर नजीबुल्लाह को अक़वाम मुत्तहिदा के कंपाउंड से ढूंढ निकाला, उन्हें उनके भाई के साथ टॉर्चर किया, उनकी लाशों को ट्रैफिक सिग्नल पर लटका दिया और जब अगले दिन उठकर काबुल के लोगों ने ये लाशें देखी तो उनके लिए ये वाज़ेह पैगाम था कि अफगानिस्तान में एक और पुरतशद्दुद ताकत ने जन्म ले लिया है। अफगान तालिबान ने काबुल का कंट्रोल हासिल करने के बाद 24 घंटों के अंदर शरीयत के नाम पर दुनिया के सख्त तरीन कवानीन अफगानिस्तान पर नाफिज कर दिए। रेडियो काबुल का नाम बदलकर रेडियो शरिया रख दिया गया। टीवी, वीडियोज़ और मौसीकी पर पाबंदी लगा दी गई। मुख्तलिफ खेल खेलने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। कवानीन की खिलाफवर्जी के लिए सख्त सज़ाओं के अहकाम जारी कर दिए गए। आम से चोरों के हाथ काटने का रिवाज पैदा हो गया और ये सब मुल्ला उमर के अहकाम पर हो रहा था। अफगानिस्तान की सड़कों पर अब तालिबान की गाड़ियाँ
सफेद झंडे के साथ गश्त करने लगी और दिन दिहाड़े लोगों पर तशद्दुद करने का सिलसिला शुरू हो गया। सिर्फ यही नहीं, खवातीन पर सख्त कवानीन नाफिज कर दिए गए, लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई और ऐलान भी कर दिया गया कि खवातीन अपने घर से बाहर काम नहीं करेंगी और जब भी बाहर निकलेंगी तो बुर्क़े में निकलेंगी। सिर्फ यही नहीं, कत्ल की सजाएं अफगानिस्तान में मामूल बन गई थीं। कई इलाकों में ऐसी जगह मुख्तस कर दी गई जहाँ पर अफगान तालिबान कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लोगों को सरेआम कत्ल करते थे। तस्वीर लेने तक पर पाबंदी थी। अहम बात यह है कि अफगान तालिबान की अक्सरियत पश्तूनों पर मबनी थी, मगर काबुल से चंद मील दूरी पर पंजशेर वादी में कमांडर अहमद शाह मसूद अब भी मौजूद थे और तालिबान के खिलाफ आखिरी उम्मीद तस्वुर किए जा रहे थे, क्योंकि अहमद शाह मसूद पश्तून नहीं बल्कि ताजिक थे और अफगानिस्तान के शुमाल में ताजिक समेत दीगर अक़लियती लिसानी गिरोह अफगान तालिबान के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे थे। और अहमद शाह मसूद ने अपने आबाई गाँव पंजशेर में अपना कंट्रोल बढ़ाकर नॉर्दर्न अलायंस यानी शुमाली इत्तेहाद को जन्म दिया, जिसमें ताजिक बोलने वाले अहमद शाह मसूद, अब्दुल्ला उज़्बेक बोलने वाले और साबिक़ कम्युनिस्ट जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम, हज़ारा रहनुमा करीम खलीली और मोहम्मद मुहक्किक और शिया पश्तून रहनुमा आयतुल्ला आसिफ मोहसनी समेत दीगर रहनुमा शामिल थे। यानी वो अक़लियती गिरोह जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे वो अब तालिबान के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके थे और 1996 में मुल्ला उमर ने शुमाली इत्तेहाद के खात्मे के लिए अपनी फौजें रवाना कर दी और फिर यहाँ से कबायली जंग ने शिद्दत पकड़ ली। 1997 में तालिबान ने मज़ार शरीफ पर हमला किया मगर नाकाम रहे और कई तालिबान मारे गए, मगर 1998 में तालिबान ने मज़ार शरीफ का कंट्रोल हासिल कर लिया और हज़ारा बिरादरी तालिबान के निशाने पर आई। 1997 में तालिबान को जिस तरह मारा गया था उसके बदले में तालिबान ने हज़ारा बिरादरी समेत दीगर अक़लियती ग्रुप्स के हज़ारों लोगों को कत्ल किया। कई लोग बेघर हुए, कई फरार होने के दौरान मारे गए, जो बच गए वो मुहाजिरीन बन गए, जो मुल्क से बाहर जा सकते थे वो मुल्क से बाहर गए और जो नहीं जा सकते थे उन लोगों को पनाह लेने के लिए सिर्फ एक शख्स पर एतमाद करना पड़ा और वो था तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन अहमद शाह मसूद। 1998 में अफगानिस्तान में वो वक्त था जब इलाकाई लोग इस बात पर सट्टेबाजी कर रहे थे कि अफगानिस्तान में कंट्रोल किसका होगा, शुमाली इत्तेहाद का या अफगान तालिबान का, और अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के लिए भी ऑप्शंस महदूद हो गए थे। कुछ शुमाली इत्तेहाद की तरफ गए और कुछ अफगान तालिबान की तरफ गए और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को चुना। इस हवाले से साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का कहना था कि पाकिस्तान के पास अफगान तालिबान की हिमायत के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अहम बात यह है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात वो तीन ममालिक थे जिन्होंने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया और इस दौरान अफगानिस्तान में एक तरफ जहाँ अफगान तालिबान का जोर था तो दूसरी तरफ अलकायदा थी। अफगान तालिबान ने उसामा बिन लादेन को महफूज पनाहगाह फराहम की। उसामा बिन लादेन ने पूरी दुनिया से भर्ती होने वाले शिद्दत पसंदों को शुमाली इत्तेहाद के खिलाफ तालिबान के साथ ला खड़ा किया। अहमद शाह मसूद के शुमाली इत्तेहाद के पास कम लोग मगर बेहतरीन जंगी हिकमत अमली थी, तो वहीं अब तालिबान के पास अलकायदा के जंगजू समेत एक बड़ी फौजी ताकत आ गई थी, पैसा आ गया था। तालिबान शुमाली इत्तेहाद के खिलाफ मसरूफ़ थे। अमरीका अब भी खामोशी के साथ ये सब कुछ देख रहा था, क्योंकि अमरीका को ये इल्म नहीं था कि उसामा बिन लादेन की नज़रें अफगानिस्तान पर नहीं बल्कि अमरीका समेत अहम मगरबी ममालिक और मगरबी नज़रियात पर हैं। और फिर फरवरी 1998 में उसामा बिन लादेन ने अपने कैंप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और कहा कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अमरीकियों को कत्ल करे। और उसामा बिन लादेन का यह ऐलान उस वक्त सामने आया जब खुद तालिबान को दुनिया ने एक हकीकी हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं किया था और इस बात ने मुल्ला उमर को सख्त नाराज़ किया। रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई जो बतौर सहाफ़ी मुल्ला उमर उसामा बिन लादेन दोनों से राब्ते में थे और फिर मुल्ला उमर ने मुतालबा किया कि उसामा बिन लादेन अवामी सतह पर तालिबान से वफादारी जाहिर कर रहे हैं। फिर उसामा बिन लादेन ने ऐसा ही किया और बयान जारी किया कि मैं तालिबान की हुकूमत की हिमायत करता हूँ और मुल्ला उमर को अपना लीडर यानी अमीरुल मोमिनीन के तौर पर तस्लीम करता हूँ और मैं तालिबान के अहकामात और उसकी पॉलिसी की पैरवी करूँगा। और उसामा बिन लादेन के इस बयान से उनके और मुल्ला उमर के ताल्लुकात में जो खराबी पैदा हुई थी वो अब ख़त्म होने लगी, मगर फिर अलकायदा और उसामा बिन लादेन ने तालिबान की मुश्किलात में और इजाफा कर दिया। दुनिया में दहशतगर्दी के हमले होने लगे, अलकायदा पर इल्ज़ाम लगा। अगस्त 1998 में अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के उस कैंप पर रॉकेट हमले किए जहां उसामा बिन लादेन ने अमेरिका से जंग का ऐलान किया था। इस हमले में 21 शिद्दत पसंद मारे गए, मगर उसामा बिन लादेन उस वक्त उस कैंप में मौजूद नहीं थे। अमेरिका ने इस हमले को कीनिया में अमेरिकी सिफारत खाने पर हमले का रद्द-ए-अमल करार दिया, जो अमेरिका के मुताबिक उसामा बिन लादेन की सहूलतकारी से हुआ था। यानी अब अमेरिका उसामा बिन लादेन और अफगानिस्तान की सूरत हाल को अपने लिए ख़तरे के तौर पर देख रहा था, मगर तालिबान और मुल्ला उमर ये मानने को तैयार नहीं थे कि उसामा बिन लादेन अमेरिका के ख़िलाफ़ हमलों में मुलविस हो सकता है। खुद मुल्ला उमर का ये कहना था कि उसामा बिन लादेन जो मेरी इजाज़त के बगैर किसी से मिल नहीं सकता, वो कैसे अफगानिस्तान से बाहर अमेरिका पर हमला करा सकता है। मुल्ला उमर ने अमेरिकी इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन को झूठा करार दिया और अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दिया। और फिर तालिबान ने अफगानिस्तान में मौजूद गौतम बुद्ध के मुजस्मों को तबाह कर दिया, जिससे अफगान तालिबान को दुनिया में मज़ीद तन्हाई और तनकीद का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने तालिबान से मुतालबा किया कि वो उसामा बिन लादेन समेत अलकायदा की लीडरशिप को उसके हवाले करे। हत्ता कि सऊदी अरब ने भी मुल्ला उमर से यही मुतालबा किया, जिस पर मुल्ला उमर ने जवाब दिया कि सऊदी अरब कब से अमरीकियों का गुलाम बन गया है। और फिर सऊदी अरब ने तालिबान की हिमायत तर्क कर दी और फिर अफगानिस्तान में कंट्रोल की जंग ने आलमी जंग और आलमी दहशतगर्दी की शक्ल ले ली। 9 सितंबर 2001 को 2 अरब सहाफ़ी अहमद शाह मसूद को इंटरव्यू करने का और इंटरव्यू के दौरान धमाका हुआ और अहमद शाह मसूद मारे गए।
बाद में पता चला कि जिस कैमरे से इंटरव्यू किया जा रहा था उसमें बॉम्ब नस्ब था। तालिबान ने इस हमले की तरदीद की और ये इल्ज़ाम लगा कि अहमद शाह मसूद को कत्ल करने के पीछे उसामा बिन लादेन था, ताकि वो तालिबान को खुश रख सके। अहम बात यह है कि अपनी मौत से पहले अहमद शाह मसूद मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते रहे और दुनिया को ये पैगाम देते रहे कि अफगान तालिबान और अलकायदा का गठजोड़ सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए ख़तरा है। और फिर अहमद शाह मसूद पर हमले के 2 दिन बाद यानी 11 सितंबर 2001 को अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ और दहशतगर्दों ने मुसाफिर तैयारे हाईजैक करके अमरीकी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया, दीगर मकामात पर हमला कर दिया। अमरीका ने तालिबान को आखिरी वार्निंग दी कि वह अलकायदा और इसकी लीडरशिप को हवाले करे, मगर मुल्ला उमर अब भी ये यकीन करने को तैयार नहीं थे कि उसामा बिन लादेन हमलों के पीछे हो सकता है। और मुल्ला उमर ने उसामा बिन लादेन को अमरीका के हवाले करने से इनकार कर दिया। और फिर अक्टूबर 2001 को अमरीका ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के खात्मे और अलकायदा को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया और फिर तालिबान और अलकायदा के ठिकानों पर हमले शुरू किए और तालिबान हुकूमत का खात्मा कर दिया। और फिर कंधार में भी मुल्ला उमर के हेडक्वार्टर्स का कंट्रोल हासिल कर लिया गया, मगर उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर दोनों फरार होने में कामयाब हो गए। और फिर 2011 में उसामा बिन लादेन भी मारा गया और 2013 में मुल्ला उमर का इंतकाल हो गया और गुज़िश्ता 20 सालों से अमरीका अफगानिस्तान में मौजूद रहा। और अब अफगानिस्तान में दोबारा तालिबान का कब्जा है और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर जो सवालात 4 दहाइयों से उठ रहे हैं वो सवालात आज भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार अफगानिस्तान में एक मुत्तफ़िक़ा और देरपा हुकूमत कायम होगी, एक ऐसी हुकूमत जो इंसानी हुकूक का एहतराम करती हो, जिसमें तमाम अफगानियों की रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि दोबारा कोई खाना जंगी की सूरत हाल पैदा ना हो, जिसमें ख़वातीन के हुकूक भी रहें, जैसा कि तालिबान दावा तो कर रहे हैं, मगर बहरहाल उसके बावजूद शकूक व शुबहात उन पर पैदा हो रहे हैं। जो अफगानिस्तान की तारीख़ है, जो हमने आपके सामने रखी है, वो इन शकूक व शुबहात को मज़ीद तक़वियत देती है। इस हवालों से जो तज्ज़ियाकार हैं उनकी राय तकसीम भी है और वो बहुत सारे ऐसे महरक़ात हैं जिनको मद्देनज़र रख कर अपनी राय दे रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि खाना जंगी का खतरा टल गया है, फिजी क्राइसिस का खतरा टल गया है, वो खतरा अभी भी बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है? शाज़ेब, वो किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। अगर पॉलिटिकल सलूशन ना निकला और उसके बाद भी जिस तरह के तालिबान भी कह रहे हैं कि अभी वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार है, तो अगर दीगर कम्युनिटीज़ के साथ और दीगर एक्टर्स के साथ मिल के पॉलिटिकल सलूशन ना निकला तो वो ख़तरा अपनी जगह पे बरकरार है। जो सिविल वार नहीं हुई तो ये है कि हुकूमत ने और फ़ौज ने रेजिस्टेंस नहीं की, लेकिन ये बात हमें जहन में रखना चाहिए कि ये जो शमाल की क़यादत है और ख़ुसूसन जिनकी इस वक्त अक्सरियत लीडर्स इस वक्त पाकिस्तान में हैं, तो ये वो लोग हैं कि माजी में उस वक्त तो अफ़गान फ़ौज नहीं थी, तो तालिबान की जितनी लड़ाइयाँ हुई थी वो ताजिक, उज़्बक, हज़ारा इन कम्यूनिटीज़ से हुई थी। और ये जो लोग हैं ये भी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ भी लड़े हैं और फिर उसके बाद आपस में भी लड़े हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ भी लड़े हैं। तो सरेदस्त तो यकीनन तालिबान को फ़तह हुई है और उनके पास कोई ऑप्शन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर पॉलिटिकल सलूशन ना निकला तो मुस्तक़बिल में वो काम फिर कम्युनिटीज़ की बुनियाद पे हो सकता है और ज़ाहिर है कि कुछ ममालिक फिर उन दूसरे फ़रीक़ों की मदद के लिए भी आ सकते हैं और पोजीशन बदल सकती है कि फ़िलहाल अफ़गान गवर्नमेंट उधर मौजूद थी और तालिबान गुरीला वार कर रहे थे, तो इस वक्त फिर दूसरी पोजीशन बन सकती है कि ये जो लीडर हैं तालिबान मुखालिफ वो फिर गुरीला वार की तरफ आ जाएंगे। तारिक खान साहब, बड़ी बदकिस्मती रही है अफ़गानिस्तान की और ज़ाहिर आपने साल साल इस सूरत हाल को कवर भी किया है, देखा भी है। आपको लगता है कि वो जो 40 साल से एक खाना जंगी की सूरत हाल है, लड़ाई की सूरत हाल है, उससे जान छूट गई है या वो ख़तरा अभी भी बाकी है, बेशक अगर तालिबान ने काबुल फतह भी कर लिया है? मेरी नज़र में अब तो वो ख़तरा टल गया है, क्योंकि मुखालिफिन जो है वो तो महदूद हो गए हैं पंशेर तक और जो दीगर मुखालिफिन थे, उज़्बक जो रहनुमा थे वो उज़्बेकिस्तान चले गए। उसके साथ अता मोहम्मद नूर ताजिक थे जो कि बहुत ज़्यादा कुछ दिन तक मज़ारी शरीफ में बड़ा फ़ाल थे, वो उज़्बेकिस्तान चले गए हैं। तो और वो जो सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि जो दीगर मुखालिफिन थे उनके वो इस्लामाबाद में मौजूद है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है कि उनको ऐसे वक्त में, कल वो इस्लामाबाद शाम में पहुँचे हैं कि उसी वक्त तालिबान काबुल में दाखिल हो गए और वहाँ पर सदारती महल चले गए। तो पाकिस्तान के जहन में मुमकिन है कोई सोच होगी, लेकिन बहरहाल अब जो है तालिबान फ़िलहाल उनकी जो
तरजीह है कि किस तरीके से काबुल में अमन हो, फिर वो हुकूमत साजी में लगे हुए हैं। अब तालिबान का इम्तिहान है कि किस तरीके से वो लोगों को इत्मीनान दिलाते हैं। आप पाकिस्तान एम्बेसी के सामने हज़ारों लोग डेली जमा होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो वीज़े अफगानों को भी देंगे, वहाँ गैर मुल्की है उनको भी देंगे, जो भी चाहे वीज़ा, और सफ़ीर तक उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है कि रब्ता कर सकते हैं। तो बहरहाल अब तालिबान का इम्तिहान है कि वो एक नए तालिबान की शक्ल में सामने आते हैं, किसी को एकोमोडेट करते हैं, किसी को स्पेस देते हैं, या वही पुराने वाला इस्लामी इमारत कायम करते हैं। ये बात तो है कि जो खैर जो कब्जा करना रियासत पे या काबुल पे इतना मुश्किल काम नहीं था। उसकी वजह ये थी कि जिस तरह से वहाँ पे कोलैप्स किया है इंतजामिया, तो वो एक उनके लिए कोई इतना नहीं था। लेकिन कब्जा करने के बाद एक मिलिटरीली जो है आप कब्जा कर भी लेते हैं किसी इलाके में, लेकिन उसकी हुकूमत चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। असल बात यह है कि देखिए तालिबान ने इस वक्त काबुल में है, लेकिन क्या इस वक्त वो इस काबिल हैं कि जो पूरी हुकूमती मशीनरी को वो चला सकें? मेरे ख्याल नहीं है, उनमें कैपेसिटी नहीं है, ना ही कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक अफगानिस्तान की जो अपनी सूरत हाल है, 20 साल की जंग होती रही है, फॉरेन ऑक्यूपेशन रही है, और आज मुल्क जो है ज़्यादा डिवाइडेड है। वहाँ पे जो तकसीम है बहुत, जो मेरा ख्याल ये कि हर सतह पे नज़र आती है हमें, एथनिक बुनियाद पे भी है, थोड़ी सी और भी चीज़ों में सियासी बुनियाद पे है। तो इन चीज़ों की फिर आप हुकूमत करने के लिए ज़रूरी है कि आपको एक बड़ी या वसी हुकूमत बनानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो ये हुकूमत चंद दिन भी नहीं चल सकती। अगर ये सही बात है, अगर ये इनकी कोशिश ये है कि इस्लामिक इमिरेट जिस तर्ज की हुकूमत 96 के बाद वहाँ कायम हुई थी, उस तर्ज की हुकूमत वो कायम कर देंगे और फिर उसी तरह चलता रहेगा, वो मुमकिन नहीं है। दुनिया तब्दील हो चुकी है, अफगानिस्तान तब्दील हो चुका है, और उसके बाद ये है कि आप अगर आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिलती है तो आप जो है इस हुकूमत को किस तरह से चलाएंगे? आपके वसाइल क्या है? इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल ये है कि कोई भी हुकूमत होती है, इससे पहले जो गनी की हुकूमत थी उसमें जो है तकरीबन 90% उनकी ज़रूरियात या फाइनेंसेस थे। न सिर्फ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि फ़ौजी अखराजात की, बल्कि उनके रोज़मर्रा के भी अखराजात थे, 90% जो है फॉरेन एड के ज़रिए मिलती थी। तो क्या तालिबान जो है वो इतने वसाइल पैदा कर लेंगे कि सबसे टकरा के जो है वो हुकूमत करते रहेंगे? ये मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर पे जैसे पाकिस्तान 1990s में उनकी सपोर्ट करता रहा था, आज उनके लिए, पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो खुद उनको तस्लीम कर ले। मेरा ख्याल ये कि तालिबान ने ये कहा है, और मेरे ख्याल उनकी बात समझते, ये बात सही है कि ये तालिबान की जो मौजूदा क़यादत है उसका जो है एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, उनको पता है कि जो है कि इंटरनेशनली जो है किस तरह से उनको करना है, और उनको ये भी अंदाज़ा है कि वो इस तरह से नहीं चला सकते। लेकिन असल बात ये है कि ठीक है, आज जो हम जो लीडरशिप के बयानात सुनते हैं उससे काफ़ी लगता है कि पॉजिटिव है, कि तब्दीली नज़र आ रही है। वो ये बात भी करते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी बननी चाहिए। वो ये बात भी करते हैं कि जो हुकूक हैं औरतों के वो भी मिलेंगे, उनको काम की इजाज़त मिलेगी, और साथ साथ जो है उनकी तालीम भी जारी रखने की इजाज़त देगी। लेकिन असल बात यह कि अगर ये देखा जाए कि उनका आउटलुक चेंज हुआ है अगर क़यादत का, तो क्या ये भी है कि जो निचली सतह पे जो तालिबान यहाँ पे लड़ते रहे, और जो मुख्तलिफ सूबों में जो कि इनके अपने अपने जो है इनकी तंजीमें लोकल जो है, क्या वो इस बात की इजाज़त दे देंगे कि वो तमाम चीज़ों को तब्दील कर दी? बहुत बड़ा सवालिया निशान है।